करें? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। एक सेकंड रुको। शायद ऐसा हो रहा है। चलो कोई नहीं। आवाज आ रही है? यस। चलो आज हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल शुरू करेंगे। सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग उसको देखेंगे, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। नाम सुने हो पहले कभी? यस। क्या होता है? यस सर। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? बोलो। इस पॉइंट पे सारा मास एक्ट करता है ऑफ द बॉडी का। मास एक्ट करता है का क्या मतलब है? सर, सारे फोर्सेस का सम जीरो होता है। फोर्सेस का सम जीरो होता है नहीं? और कोई? और कोई बोलो। न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो? यस सर। तो
तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मालूम है? Yes, sir. वो तो पॉइंट मास के लिए। सपोज ये कोई मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, इस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो इसका कोई पॉइंट कहीं जा रहा है, कोई पॉइंट कहीं जा रहा है, सब साथ साथ थोड़े ना जा रहे हैं। तो F इक्वल टू एम ए से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कौन सा है? कभी सोचा इस बारे में? बोलिए। Center of mass. क्या है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका हर पॉइंट अलग अलग एक्सीलरेशन से आगे पीछे जाता है। तो जहां पर F इक्वल टू एम ए वैलिड है, उस पॉइंट को हम लोग पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन को न्यूटन्स लॉ के हेल्प से एक्सप्लेन करने में आसानी मिलती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि एक ही पॉइंट पर सारा मास होता है, ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। सो एज अ डेफिनेशन, center of mass of a body is a hypothetical point at which entire mass of the system is assumed to be concentrated. In order to explain translational motion of object with respect to Newton's laws, तो किसी भी ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। एक बार समझ सकते ट्रांसलेशन मोशन क्या? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है। हाँ। बट उसका एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास तभी होगा जब मास पॉइंट मास है, नहीं हाँ सर। तो हर मास का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। जब तुम्हारे सामने मान लो ये मोबाइल है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका कोई पॉइंट कहीं जा रहा है, कोई पॉइंट कहीं जा रहा है, सबका एक्सेलरेशन सेम तो नहीं है ना। हाँ सर। तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल तभी है जब पूरा का पूरा मास एक पॉइंट मास होता। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए इस पूरे मास को हम जिस पॉइंट पर एक पॉइंट मास अज्यूम करते हैं, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कहते हैं।
ठीक है, हाँ सर। मैं बार बार कह रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल पॉइंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि पूरे सिस्टम का मास एक ही पॉइंट पर हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास ढूंढते कैसे हैं? तो सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते हैं? सपोज ये एक मास है m1, ये एक दूसरा पॉइंट मास है m2, ये एक पॉइंट मास है m3, ये एक पॉइंट मास है m4, ऐसा कुछ। तो बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, इन सारे पॉइंट मासेस का पोजीशन किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे मान लो यहां से सर लाइन ज्वाइनिंग m1, ये इसका पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर r1, ये इसका हो गया पोजीशन वेक्टर r2, ये इसका हो गया पोजीशन वेक्टर r3, ये कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है r4। जस्ट एग्जांपल, कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम में 4 पॉइंट मासेस हैं, m1 m2 m3 m4, ये मिला के एक सिस्टम ऑफ मास बन गया। तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, वो पोजीशन को हम ऐसे लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2। मैंने 4 का एग्जांपल दिया है, कितना भी हो सकता है, m3 r3 so on so forth divided by total mass, that is m1 plus m2 plus m3 plus so on so forth। तो ये हो गया मेरा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक सिस्टम में अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम ऐसे ढूंढते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। सर बस एक हाइपोथेटिकल का हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? क्या सर क्या बोल रहे हो? एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ सेंस है या नहीं? हाइपोथेटिकल क्वांटिटी क्या है? या हाइपोथेटिकल लोकेशन है? ओके सर। ये लोकेशन हाइपोथेटिकल है, क्वांटिटी क्या है इसमें? हम मानते हैं ना कि ओके भगवान सर। ऊपर रहते हैं, तो भगवान के रहने का लोकेशन ऊपर है, ये एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि भगवान ऊपर कहीं रहते हो, ये एक हाइपोथेसिस है ना। यस सर। जबकि भगवान तो हर जगह रहते हैं। यस सर सर। ओरिजिन कहाँ से लेते हैं मतलब? कहीं भी ले सकते हैं, जहां मन करे वहीं भी वहां ले सकते हैं। जैसे वही मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक कॉपी कर चुके हो? हाँ सर। यस सर। यहाँ तक कॉपी कर चुके हो तो देखो उसी बात को अब थोड़ा दूसरे ढंग से लिखते हैं। तो ये जो मुझे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला जो है, वो अगर मैं ऐसे लिखूं तो समेशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन, ऐसा है पोजीशन वेक्टर, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास, ऐसा है ना। हाँ सर। फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n, जितने भी मास हो सिस्टम में, यही कहानी है। अब किसी का भी जो पोजीशन होगा उसमें क्या होगा, कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, कुछ z कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा कुछ होगा ना। Yes. तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi(xi) अपॉन समेशन ऑफ mi। कुछ नहीं, 3 पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। ri की जगह ये पुट करोगे तो 3 टर्म मिलेगा ना, यही वाला मिलेगा, समेशन ऑफ mi(yi) अपॉन समेशन ऑफ mi, ये हो गया उसका z y कोऑर्डिनेट, प्लस समेशन ऑफ mi(zi) अपॉन समेशन ऑफ mi(k). तो ये जो क्वांटिटी है, ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ऐसा? Yes, sir. ये है हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये है हमारा z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कॉमन सेंस है ना। अब देखो 2-3 चीज ध्यान से देखो, जो तुम्हारे ध्यान में है, ओरिजिन कहाँ ले, कैसे ले, नहीं ले, वो सब समझो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। रेफरेंस ओरिजिन चेंज करते जाओगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा। Yes. सर तो रेफरेंस कहीं भी लो, सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बट लोकेशन कभी नहीं चेंज होगा। नहीं समझे? बताता नहीं हूँ सर। बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ।
position vector of center of mass may vary with selection of origin, but its location will remain unchanged with selection of origin। मतलब इसका ये है, देखना ध्यान से। सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी मैंने ले लिया, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, तो इसमें खूब सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर का लोकेशन ये आया मुझे, तो मैं ओरिजिन रेफरेंस कहीं भी चूज करूं। मान लो मैंने ओरिजिन यहाँ लिया है, तो सेंटर ऑफ मास का वेक्टर मुझे ये मिलेगा। अगर मैंने ओरिजिन यहाँ लिया है तो ये मिलेगा, बट सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वही रहेगा। समझ में आया? तो ये सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर है, ये वेक्टर ओरिजिन आपने कहाँ लिया है उसके रेस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा। ये अगर मैं वेक्टर कहूं तो ये उसके रेस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा, लेकिन पोजीशन तो वही रहेगा ना, पोजीशन चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और इस बात को कोई पूछे कि मैं कहाँ हूँ, तो कोई मुझे कह सकता है इस वॉल से 5 मीटर पर हूँ, कोई मुझे कह सकता है उस वॉल से 3 मीटर पर हूँ, कोई मुझे कह सकता है इस वॉल से 1 मीटर पर हूँ। बट कोई कुछ भी बोले, ये वैल्यू जो है 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, ये तो चेंज हो रहा है, डिपेंड करता है किसने रेफरेंस कहाँ लिया है, लेकिन सब मेरा पोजीशन तो वही है ना। यस सर। हाँ सर। ये बात समझ आई? तो रेफरेंस लेने से न्यूमेरिकल पोजीशन को जिस न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चेंज होगा, बट पोजीशन चेंज नहीं होगा। समझ गया सर। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, अगर ध्यान से देखोगे, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज MIRI अपॉन समेशन ऑफ MI, यही है ना? यस। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ MI इंटू RI वेक्टर माइनस RCOM वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI, ऐसा हो जाएगा। फिर से समझो। हाँ, होगा ऐसा? फिर से समझाओ। अरे कुछ नहीं, इसको इधर ले गए, सब्ट्रैक्शन किया, क्या समझाऊं मैं इसमें? ओके सर। इस RCOM को राइट साइड ले गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या समझाऊं इसमें मैं? नहीं सर। तो ये देखकर लगता है इसका सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गया
कि center of mass of a system of particle is a point about which moment of all masses is 0. मोमेंट ऑफ फोर्स होता था ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास. मास मल्टीप्लाइड बाय RI माइनस RCOM. इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ ith मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट जितने भी मास हैं सबका मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है ना. आई बात समझ में? तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका, जिसका कोई बहुत ज्यादा फिजिक्स का मीनिंग नहीं है, बट इस एक्सप्रेशन को देखकर ये इसका डेफिनेशन मिलता है. ठीक है. थर्ड, जो अभी तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हो या आगे भी पढ़ोगे, वो एप्लीकेबल है केवल पॉइंट मास के लिए. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जब भी हम न्यूटन्स लॉज का इक्वेशन लगाएंगे तो वो सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड होगा, इंडिविजुअल मास के लिए नहीं. मीन्स Newton's laws of motion is valid for center of mass of the system. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पर कुछ फोर्स इधर लग रहा है F1 मान लो, कुछ फोर्स इधर लग रहा है F2 वेक्टर, कुछ फोर्स इधर लग रहा है मान लो F3 वेक्टर. तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अपॉन टोटल मास, ये होना चाहिए एक्सेलरेशन, होना चाहिए ना. बट ये जो एक्सेलरेशन होगा ये कहाँ का होगा? तो ये केवल और केवल सेंटर ऑफ मास का होगा. जैसे इस सिस्टम में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ भी n नंबर ऑफ मासेस हैं, इनफाइनाइट भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, M1 M2 M3 M4 M5 ऐसा कुछ. इतने सारे पॉइंट मासेस मिलके ये सिस्टम बना है मान लो. तो ये जो एक्सीलरेशन है ये M1 का नहीं होगा, M2 का नहीं होगा, M3 का नहीं होगा, किसी का हो भी सकता है, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा. आई बात समझ में? चमका कुछ? कॉपी कर लो इसको. कहाँ से बाकी है लिखना? नोट 1 से बाकी है लिखना ना, या उससे ऊपर? सर उससे ऊपर. यहाँ से. यस सर, समेशन से.
सर वो आपने क्या लिखा, मोमेंट नोट टू मोमेंट ऑफ और Moment of all masses. सर आप सेकंड पॉइंट समझा सकते हो फिर? क्या हुआ? सेकंड पॉइंट समझा सकते हो? Center of mass of a system of particle is a point about which moment of all masses is zero. सर समझा सकते हो मतलब? तो कॉपी कर लो, अभी कुछ एक आध प्रॉब्लम करेंगे उसमें समझ जाओगे क्या मतलब है इसका। लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़े। हो गया? हाँ सर। अब देखो, जस्ट कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखो, आपको इसका हर चीज का मीनिंग समझ आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ मासेस का क्या मतलब है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन देखो, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये देखो, इसको सॉल्व करके बताओ।
बताओ, ये तो ओरली है। Yes, sir. Two. तो कुछ भी नहीं है, जल्दी बोलो। Sir, 2 meter. सर 2 मीटर। y और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. x इज इक्वल टू 2 मीटर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हुआ। अब देखो, मैं जो कह रहा था कि ओरिजिन कहीं भी लो नहीं फर्क पड़ता है, उसका क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक मास यहाँ है 1 kg और दूसरा मास यहाँ है 2 kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। यही मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। यस सर। और सेंटर ऑफ मास मुझे कहाँ मिला है? x इज इक्वल टू 2 मीटर पर मिला है, यानी कि यहाँ से 2 मीटर आगे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिला है मुझे। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिला है ना, जिसमें Yes, से sir. ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। अब मान लो मैं ऐसे सॉल्व करता है इसको, 2 को ओरिजिन मान लेता। मान लो अगर मैं 2 को ओरिजिन मान लूंगा तो सेंटर ऑफ मास लिखूंगा तो 1 इंटू -3 Yes, sir. प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो उससे क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। Yes, sir. बट x इज इक्वल टू -1 में जाएंगे तो भी तो इसी पॉइंट पर आए ना, तो ये दोनों आंसर सेम हुआ। यस Yes. सर, आगे समझ। तो वो जो पॉइंट मैंने लिखा था कि रेफरेंस कहाँ लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था कि मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट 0 होता है। तो इस 1 मीटर इस पॉइंट के अबाउट 2 kg का मोमेंट लोगे तो 2 इंटू 1 इधर होगा, Yes, sir. और 1 इंटू 3 इधर, सॉरी 1 इंटू 2 इधर होगा। तो 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 अपोजिट में है, तो इस पॉइंट के बाद मोमेंट 0 आया। Yes, sir. आया समझ में उस पॉइंट का मतलब? यहाँ 2 ही मास है तो समझाना आसान है, लेकिन नंबर ऑफ मास कितना भी ज्यादा हो ये फैक्ट है। ठीक है? Yes, sir. एक दूसरा क्वेश्चन करो, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? कोशिश कीजिए।
सर क्या आंसर आया? 14/15 I cap and 13/15 J cap. Sir, 4/3 I cap plus J cap. अलग अलग आ रहा है सबको। और कोई? और कोई बोलिए। चलो देखो इधर, ये जो 2 kg है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 cos 37 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 sin 37 डिग्री, हाँ या ना? हाँ सर। तो cos 37 4/5 होता है और sin 37 3/5 होता है, तो 4,3 हो गया होगा। और इस 4 kg का तो 0 0 मालूम है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 2 × 4 प्लस 4 × 0 डिवाइडेड बाय 2 + 4 लिख सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट 4/3 हो गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो 2 × 3 प्लस 4 × 0 अपॉन 2 + 4, ऐसा हो जाएगा। Yes. तो ये 6/6 1 हो जाएगा, होगा? Yes. तो कोई सही आंसर नहीं बताया तुम लोग शायद। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन क्या हो गया? तो हमारे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो गया इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4/3, 1। चमका कुछ? Yes, sir. पक्का? Yes, sir.
कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक और क्वेश्चन करो। सर 10 मीटर जा रहा है। -10 मीटर। चलो
particles 2 kg and 4 kg lie on the same line. तो यहाँ पर मान लो 4 kg है, यहाँ पर मान लो 2 kg. 4 kg is displaced rightward by 5 meter. तो इसको उठा के यहाँ रख दिया और ये डिस्टेंस है 5 मीटर. What distance should 2 kg be moved for which center of mass remain at same? कॉमन सेंस है, वैसे कुछ कहना नहीं था. तो 2 kg और 4 kg का सेंटर ऑफ मास पहले कहीं यहाँ होगा, कोई भी पोजीशन पर, है ना. तो इसको इधर ले गए तो इसमें जितना पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, कितना 4 into 5 20 का, इसमें उतना ही नेगेटिव शिफ्ट होना चाहिए. तो कॉमन सेंस है, ये इधर 10 मीटर जाएगा. समझा कुछ कैसे कि नहीं? एक वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है. 2 पॉइंट मास सिस्टम में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यही होगा ना? Yes, sir. ये चेंज नहीं करना चाहिए. एक सेंटर ऑफ मास, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, मतलब न्यूमरेटर भी चेंज नहीं होना चाहिए. तो 4 kg को 5 मीटर अगर आगे ले गए तो m1 x1 में प्लस 20 का चेंज हुआ. Yes, sir. तो m2 x2 में माइनस 20 का चेंज होना चाहिए. मतलब 2 kg वाला 10 मीटर पीछे जाना चाहिए. Yes, sir. कॉमन सेंस है? Yes, sir. पक्का? आगे बढ़ूं? एक और करो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस. ये करो. क्वेश्चन नंबर 4. Sir, 18 meter. 20 meter. हाँ 18. Sir 18 meter. Left में 18 meters. गलत है सबका. Sir, 16 आएगा.
नहीं गलत है। 14, 22. कितना आंसर बोल रहा है? सिक्सटीन भी नहीं है सर। नहीं। सर 14 है क्या? हाँ 14 है। हाँ सर 14 आया। आया 14। यस सर। सर ओरिजिनली जहाँ पे सेंटर ऑफ मास था उसके रिस्पेक्ट में देना है ना। देखो, 2 particles 1 kg and 2 kg lie on the same line. 2 kg is displaced 10 meter, right? ऐसा है, एक है 2 kg, दूसरा है 1 kg। कह रहा है 2 kg को 10 मीटर आगे ले गया, तो 2 kg मेरा यहां आ गया, इसको यहां से 10 मीटर आगे ले गया। Then by what distance 1 kg should displace so that center of mass will displace 2 meter, right? पहले कहाँ था मुझे नहीं, मतलब लोकेशन नहीं पता, बट मान लो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था। अब नया वाला सेंटर ऑफ मास कहता है पुराने वाले सेंटर ऑफ मास से 2 मीटर आगे चला गया है, यही कहानी है। तो 2 kg वाला 10 मीटर आगे गया है, 1 kg वाला कितना आगे या पीछे जाएगा
ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, ये बात समझ आई? क्वेश्चन Yes. समझ आया? तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो मेरा होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो। m1 मान लो 2 kg को कहते हैं, m2 1 kg को कहते हैं। तो ये हो गया 2 + 1, 3 टाइम्स x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2x1 प्लस 1x2, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स चेंज इन x सेंटर ऑफ मास is 2 times change in x1 plus 1 times change in x2। लिख सकते हैं। चेंज इन सेंटर ऑफ मास राइट +2 है, तो ये हो गया 3 × 2। चेंज इन x1 +10, तो 2 × 10। चेंज इन x2 मुझे ढूंढना है ना? तो 3 × 2 = 6, 6 और 10 × 2 = 20, 6 - 20 -14 हुआ ना? तो -14 इज डेल्टा x2। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस 1 kg को 14 मीटर पीछे ले जाना पड़ेगा। किधर ले जाना पड़ेगा? पीछे ले जाना पड़ेगा। कितना? 14 मीटर। आया समझ में? Yes, sir. है ना? मीन्स 1 kg should be moved by 14 मीटर अपने डायग्राम में टुवर्ड्स लेफ्ट। ये होगा आंसर। कोई डाउट किसी को? So third step समझो। The 3 delta x. क्या? तो 3 delta x का अरे अगर चेंज होगा, ये तीनों क्वांटिटी में चेंज होगा, तो अगर x1 में डेल्टा x1 का चेंज हुआ, x2 में डेल्टा x2 का चेंज हुआ, तो x3 में इतना ही चेंज होगा ना? ओके सर। आगे बढ़ूं? सर 1 ना सर। हो गया सबका? ना सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए। क्या 4 5 कौन सा नंबर होगा? 4 अच्छा सही लिख रहा। कोशिश कीजिए।
सर 1/4 कॉमा √3/12 आ रहा है। डिस्टेंस पूछा है तो ऐसा कैसे आएगा? सॉरी मैंने कोऑर्डिनेट्स सर √3 है क्या? आंसर देखता हूँ उनको। नहीं, सर ओरिजिन से डिस्टेंस आ रहा लेकिन ए से यही तो ओरिजिन है। मैंने ओरिजिन बी ले लिया, लेकिन फिर भी ओरिजिन जो भी हो सेंटर ऑफ मास तो वही है। ओरिजिन कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? सेंटर ऑफ मास का ए से जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा ना। नहीं बताऊंगा मैं, खुद से कोशिश करो। सर सर 1.1 ही है। 1 आ रहा है। नहीं, नहीं हुआ किसी का। देखो इधर
1 kg, 2 kg, 3 kg ए बी सी पर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब देखो मुझे डिस्टेंस ए से निकालना है, तो अच्छा ये रहेगा कॉमन सेंस से कि ए को मैं ओरिजिन बना लूं, वैसे किसी को भी बना लोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए पर है 1 kg मास, बी पर है 2 kg मास और सी पर है 3 kg मास। ऐसा है ऐसा? यस सर। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ पर जहां भी होगा देख लेंगे। अच्छा, तो अपने मन से मैं तो कैसा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर सकता हूं। मैं बोला ना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, लोकेशन कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होगा। तो अपने मन से मैं इसको एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस और इसको ओरिजिन ले लिया, ठीक है। साइड लेंथ है 1 मीटर, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, हो गया। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 60 डिग्री है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 cos 60, वाई कोऑर्डिनेट 1 sin 60, ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. यहां तक समझ आया? यस सर। हाँ sir. तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 into 0 plus 2 into 1 plus 3 into 1 by 2 divided by 1 plus 2 plus 3, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया 2 plus 3 by 2 upon 6, 7/12। कितना आया? 7/12। तो ये आ गया 7/12 एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into √3 by 2 divided by 1 plus 2 plus 3, होगा। यस सर। तो डिवाइडेड बाय 1 plus 2 plus 3, तो ये हो गया 3√3 by 2 upon 6, तो ये हो गया √3 by 4, यस सर। है ना। तो देखो, तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास जहां कहीं भी मुझे मिला, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 7/12 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया, √3/4। 4। तो पॉइंट ए से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। यस सर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, √7/12 का स्क्वायर प्लस √3/4 का स्क्वायर यस होगा। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो मुझे ढूंढना है वो हो जाएगा √7/12 का स्क्वायर प्लस √3/4 का स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। 7 स्क्वायर 49, 12 स्क्वायर 144, √3 स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर 16, 16 9 जा 144 होता है शायद, होता है ना। यस सर। Yes,
तो ऊपर हो गया 49 प्लस 27 अपॉन 144। 49 प्लस 27 कितना होगा? 76 होगा। Yes, sir. तो 76 अपॉन 144 का रूट, कुछ कैंसिल होगा? बोलो। 39/72 है और 38/7। आंसर है रूट 19/6। है ना? होगा भी 19 4 जा 76। यस सर। आया समझ में? Sir. हाँ sir. हाँ सर। लिख लो इसको अपनी भाषा में। हो गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. Done. हो गया? चलो अब थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने किया है इसमें क्या है कि खूब सारे सिस्टम में पॉइंट मासेस हैं और हम सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे हैं। यस सर। लेकिन सिस्टम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो, जैसे कि ये पेन है, ये मोबाइल है, कुछ भी है, इसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है ना? यस सर।
तो ऐसे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम कहते हैं। सो वो कैसे निकालते हैं देखो, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मतलब कंटिन्यूअस बॉडी जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज समेशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय उसका पोजीशन ऐसा था, डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ मास। कहानी यही थी ना? बोलो। यस सर। तो जहां डिस्क्रीट नंबर है वहां तो हम लोगों को ऐड करना आसान है, लेकिन जहां डिस्क्रीट नंबर नहीं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर इस समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कोई एक छोटा सा एलिमेंट्री मास लेंगे, उस एलिमेंट्री मास को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मिल जाएगा। आया समझ में? सर और एक बार बोलो। एग्जांपल बताता हूँ। ये क्या है, ऊपर में m1 r1 m2 r2 ये सबको अल्जेब्रिकली ऐड किया था ना। यस सर। तो m1 m2 फाइनाइट नंबर है तो उसको ऐड कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में m1 m2 तो इनफाइनाइट है। यस सर। कोई एक नंबर तो 1 2 4 5 नंबर तो नहीं है जिसको अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो वैसे केस में ये जो एडिशन है, एडिशन की जगह इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी तो एडिशन ही है ना। आ रही है बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल देखो, चलो फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास ऑफ ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लो एक रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम ढूंढना चाहते हैं। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि रॉड का, नॉन यूनिफॉर्म भी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट यूनिफॉर्म का मतलब है मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, कॉमन सेंस से मालूम है कि बीच में होगा। हाँ सर। अगर Yes. सब कुछ यूनिफॉर्म है तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि बीच में होना चाहिए, और होगा भी बीच में। लेकिन ये यूनिफॉर्म है इसीलिए कह पा रहे हैं बीच में। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, एक रॉड ले लिया मैंने, इस रॉड का मास m है और लेंथ L है। तो इस रॉड का लेंथ L है। देखो कैलकुलस को कैसे अच्छे से यूज करते हैं हम लोग। अपने मन से मैं इसको x इज इक्वल टू 0 मान लेता हूं। तो देखो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस होंगे। यस सर।
तो हम क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx रॉड ऑफ लेंथ, dx लेंथ ऑफ रॉड ले लेते हैं। तो ये जो छोटा सा ग्रीन दिख रहा है, इस ग्रीन का थिकनेस आई मीन लेंथ है dx। तो ये एक पॉइंट मास हो गया। यस ऐसा पॉइंट मास x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक वेरी कर रहा है। तो टोटल मास m है और लेंथ l है। तो m अपॉन l को हम मास पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। यस सर। तो अगर हमारा ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो इस dx लेंथ में कितना मास है ये कैसे मिलेगा? तो मान लेते हैं उस ds लेंथ में dm मास है, तो ये dm होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ dx, है ना? यस सर। अच्छा, तो ये मास पर यूनिट लेंथ है m/l। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया m/l dx, dm मिल गया। तो मुझे एलिमेंट्री मास और इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास तो जहां पर ये है वहीं पर होगा ना? यस बोलो। तो dm को x से मल्टीप्लाई कर दिए और इसी को अगर हम ऐड कर दें, यहां से यहां तक इनफाइनाइट मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो हमारा मिल जाएगा। सर ये नहीं समझ आया अभी जो आपने बोला। ये जो मास है तुम्हारा, ऐसा मास x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक है। तो हर मास को उसके पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो वही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा ना? हाँ सर। तो ऐड कर देंगे, तो ऐड की जगह डिस्क्रीट नंबर नहीं है तो इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करके देखो इंटीग्रेट करके क्या आता है। तो ये मेरा हो गया 1/m इंटीग्रेशन 0 टू l, dm की जगह m अपॉन l dx, ये dm हो गया इंटू x, m कैंसिल, सो 1/l इंटीग्रल ऑफ x dx 0 टू l, ऐसा होगा। यस सर। तो 1/l इंटू l स्क्वायर बाई 2 ऐसा होगा। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, तो l स्क्वायर बाई 2 होगा। यस सर। तो ये l/2 आ गया। मतलब सेंटर ऑफ मास इसका मिडिल ऑफ द रॉड में लाई करेगा, जो ऐसे भी कॉमन सेंस से लग रहा था। क्लियर है? यहां से कॉपी कर लीजिए।
डन सर। लिख लिए? एक मिनट। यही रॉड अगर यूनिफॉर्म नहीं होता, मान लो बेलन के जैसा या ऐसा कि इधर पतला है उधर मोटा है, तो सेंटर ऑफ मास मिडिल में नहीं होगा ना। यस सर। इतना तो समझ आता है कि यही रॉड अगर इधर पतला और इधर मोटा हो गया है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो सेंटर में नहीं होगा। यस सर। तो उस केस में ये जो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा m/l कांस्टेंट आया है, वो कांस्टेंट नहीं, वो कुछ पोजीशन का फंक्शन दिया रहेगा। यस सर। और दिया रहेगा तो इस तरह के इंटीग्रेशन के मेथड से निकाल सकते हैं। यस। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। तो ठीक है, ऐसे ही जो मैंने सिखाया जस्ट उसके प्रैक्टिस के लिए, अगर मान लो रॉड यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन उसका मास पर यूनिट लेंथ कैसे वैरी करता है ये दिया हुआ है, तो कोशिश करो निकालने का। ये क्वेश्चन है। कौन सा नंबर होगा? 5, 6 क्या होगा ये? 6. 6। अभी जो सिखाया सिर्फ उसी टेक्निक पे इसको कोशिश करो सॉल्व करने का।
बोलो। Sir, coexist. dm मास को हम लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं, यस सर। यस सर। और लैम्डा दिया हुआ है r इंटू एक्स, यस सर। तो ये dm हो गया। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि टोटल मास नहीं दिया हुआ है, यस सर। तो टोटल मास के लिए इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो dm का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा r x RL फ्रॉम 0 to L, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो टोटल RL मास square. या r l स्क्वायर बाई 2, ये टोटल मास मिल गया मुझे। आई बात समझ में? यस सर। तो ये टोटल मास मिल गया, बाकी तो वो पहले जैसा ही है क्वेश्चन। तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा उसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन टोटल मास फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to L, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. तो टोटल मास की जगह लिख दिया मैंने 2 अपॉन आर एल स्क्वायर, ऐसा 1/m की जगह। ये इंटीग्रल 0 to L, dm मेरा है r x dx मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज x स्क्वायर, ऐसा हो गया। यस सर। तो 2 अपॉन आर एल स्क्वायर इंटू r इंटू एल क्यूब बाई 3, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये आंसर मेरा हो जाएगा 2L/3। आया समझ में? आया समझ में? सर वो सेकंड मतलब सर 2 RX square DX कैसे आएगा? क्या? सर RX square DX. हाँ, dm क्या है, rx dx है, हाँ सर. तो dm इंटू एक्स क्या होगा, rx स्क्वायर dx होगा। ओके हाँ हाँ वैसे तो. आया समझ में? हाँ. आगे बढ़ूं? सर एक मिनट. हाँ सर. हो गया? हाँ. ठीक है, तो चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय सर। थैंक यू। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय।